So let's look at the polymerases, that how polymerases contribute to the replication and how they make replication successful. Now, we know that DNA polymerase are responsible for adding new nucleotides. How are they able to do it? So basically, during replication, कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड आ रहा होता है जिसने उस डीएनए का पार्ट बनना होता है, वो उसके फॉस्फेट ग्रुप को ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेजेस एक्ट करते हैं और एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना देते हैं टू द 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द लास्ट न्यूक्लियोटाइड. तो उसकी जो शुगर मॉइटी है उससे उसके फॉस्फेट ग्रुप का बॉन्ड बना देते हैं, एंड जिससे अल्टीमेटली वो कोवलेंटली बाउंड हो जाता है पिछले न्यूक्लियोटाइड के. जो न्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं किसी भी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, दोज आर ऑब्वियसली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन दे हैव 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट. सो बेसिकली अगर मैं ये दिखा सकूं आपको, तो ये अल्फा जो फॉस्फेट है ये लगा रह जाता है, जबकि बीटा और गामा जो फॉस्फेट्स हैं वो अल्टीमेटली रिएक्शन में निकल जाते हैं. नाउ so DNA polymerases are responsible for binding deoxyribonucleotides, fitting the correct nucleotide. तो उनको ये भी recognize करना है कि अगर दूसरे complementary strand के ऊपर थाइमीन है तो वो एडेनिन ही पकड़ के लगाएं. उनको ये भी करना है कि अगर वहां गुआनिन है तो साइटोसिन ही लगाएं. तो बेसिकली they cannot make mistakes. They are, at least they are not supposed to make mistakes, otherwise problems cause होंगी. And forming that phosphodiester linkage, तो उनको phosphodiester linkage भी बनानी है कि covalently bond हो जाए और correct लगाएं. लेकिन इसके अंदर एक बहुत important चीज है जो आपने हमेशा याद रखनी है. I am emphasizing on it. All types of polymerases run in 5 prime to 3 prime direction. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अवेलेबिलिटी ये एंश्योर करती है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन सके. अगर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल नहीं होगा तो देयर विल बी नो बॉन्डिंग. मेरे पास एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है और मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर कोई और चीज आके ना लग सके, एक नया न्यूक्लियोटाइड ना लग सके, तो अगर मैं 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दूं तो बेसिकली इट्स पॉलीमराइजेशन वुड स्टॉप. सो ऑलवेज रिमेंबर इट. देयर आर many types of DNA polymerases have been found, and when I was studying there were less. There were only 3 in those days in bacteria, but now there are 5. In bacteria we go for polymerase 1, 2, 3, 4 and 5, जिसके हम आगे फंक्शंस देखेंगे. लेकिन इसी तरह यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट ग्रीक अल्फाबेट्स के ऊपर आपने डिफरेंट पॉलीमरेजेस फाइंड कर लिए जिनकी वेरियस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज हैं. लेकिन ऐसी क्या एक्टिविटीज हैं? एक एक्टिविटी तो हमने देख लिया, इट्स अ पॉलीमरेज, तो इसने पॉलीमर बनाना है, विद दैट इज एक्सटेंशन. दूसरा, इसने एक्सटेंशन में एरर नहीं होने देनी, और अगर एरर हो जाए तो उसको रिमूव करना है. ठीक है ना? और इसका क्या मतलब है? उसने साथ साथ प्रूफ रीडिंग करनी है कि कहीं कोई एरर हो तो नहीं रही, और उसके बाद फिर उसको फर्दर एक्सटेंड करना है. नाउ आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली विद यू दैट डीएनए पॉलीमरेजेस ऑलवेज रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड. हैव अ लुक एट इट. ऑब्वियसली यू हैव अ डबल हीलिक्स, एंड अ डबल हीलिक्स is going in 5 prime to 3 prime direction and in 5 prime to 3 prime direction this way. Now one strand will easily be replicated. Why? Because there is a 3 prime hydroxyl end available for the DNA polymerase to run straight. So it will keep on copying and it will become a leading strand. तो जो 5 prime to 3 prime original template में था वो बेसिकली बड़े आराम से कॉपी हो जाएगा और वो लीडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा. तो ये कौन सा स्ट्रैंड हो गया? लीडिंग. लेकिन जो इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड है जिसमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं
क्योंकि अभी डीएनए अनजिप ही नहीं हुआ। मसलन जो ये वाला स्ट्रैंड है इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये तो डीएनए अनजिप हुए जा रहा है और वो चलता जा रहा है, लेकिन यहां से डीएनए पॉलीमरेज शॉर्ट शॉर्ट बर्स्ट में आएगा और अल्टीमेटली उसको कॉपी करेगा। लेकिन डीएनए को बेसिकली उसको टेम्पलेट बनाने के लिए और किसी चीज को एक्सटेंड करने के लिए उसको एक छोटा सा प्राइमर चाहिए होता है। हमने थोड़े से प्राइमर्स पहले पीसीआर में डिस्कस किए थे। अब जो प्राइमर है ना, these primers are provided by that enzymes which we discussed previously known as primase, जो आपको छोटा सा प्राइमर प्रोवाइड करता है। और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए पॉलीमरेज जाता है, फिर दोबारा जाता है। इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना। इट वाज अ जापानीज साइंटिस्ट जिसने अपनी सिटी के नाम के ऊपर उसने इन फ्रेगमेंट्स का नाम दिया। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट कि हाउ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड, और बेसिकली बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज हैज टू मूव इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड। So now you have seen that how complex the process is. But one thing for biotechnology is very important, and that is speed of replication. अगर आप एक बहुत बड़ा जीनोम रेप्लिकेट कर रहा है, अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रेप्लिकेशन ही स्लो हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली इट विल डिवाइड स्लो। और अगर आप इन विट्रो कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें पॉलीमरेज की स्पीड बिकम्स क्रूशल। आपने एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया है, उसके अंदर भी डीएनए पॉलीमरेज के ने ही अल्टीमेटली आपको नया टेम्पलेट बना के देना है, आपको नया डीएनए बना कर देना है। तो काफी सारी कंपनीज, बायोटेक कंपनीज क्या कर रही हैं कि दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू मेक पॉलीमरेजेस फास्टर, एटलीस्ट अप टू द लेवल जिस लेवल में make them as fast as they are in nature, because when we put them in vitro they are not as fast as they are in nature. E. coli proceeds at the rate of about 1000 nucleotides per second when inside E. coli, but in vitro we are trying to match those natural speeds. For example, टैक पॉलीमरेज जो थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट किया गया था, जिसके ऊपर कैरीमुलिस को नोबेल प्राइज मिला, it does 1000 base pairs per minute. Now we have cod polymerase which is a bit faster and it is 100 to 130 base pairs per second. लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर करूं, जो हम उसके ऊपर आगे बात करेंगे, कि डोंट कंसिडर कि ये पॉलीमरेजेस मिस्टेक्स नहीं करते, ये पॉलीमरेजेस भी मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली द पॉलीमरेजेस जिनमें प्रूफ रीडिंग फंक्शन नहीं है, जिसको हम आगे जीनोम ऑर्गेनाइजेशन या जीन क्लोनिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। सो कॉड का ओरिजिन आर्किया बैक्टीरिया है, पीएफयू का आर्किया है, एंड टैक एक सादा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से लिया गया है, जिसमें अगर आप इनके एलोंगेशन रेट्स देखें जो आखिरी वाली रो है, तो कॉड के लिए 106 टू 138 बेसिस पर सेकेंड है, जबकि पीएफयू के अंदर इट्स 25 एंड टैक के लिए इट्स 61। पीएफयू बहुत स्लो है, लेकिन इसका जो प्रूफ रीडिंग फंक्शन है दैट इज वेरी वेरी अफेक्टेड, सो इट सेल्डम्स मेक मिस्टेक्स एंड they are very very thermostable. We want them to be as thermostable as possible so that we can use them in polymerase chain reactions, जिसमें 95 डिग्री सेल्सियस is more relevant to us because उतने टेम्परेचर पे आप इसको पीसीआर के अंदर लेकर जाते हैं, जिसमें कॉड इज 12 hours stable at 95 डिग्री सेल्सियस, which is an amazing feat, and 6 hours for PFU and 1.6 hours for Thermus aquaticus. Baki optimum pH is pretty close anyways. And further on we'll also see that this is how replication is done and how replication is related to polymerase chain reaction. But now from here on we'll see that इस replication के बाद जब ultimately when you have to go towards the protein, so how the transcription would happen and ultimately how the translation would happen.